नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के मॉक टेस्ट सीरीज श्रृंखला में। आज ये 18वां लेक्चर है। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, यानी इसमें से हमको एक तत्सम शब्द को छांटना है और 3 जो तद्भव शब्द हैं उसको अलग से चिन्हित करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। अमावस कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। आंक जो है ये भी तद्भव शब्द है और तोंद भी जो है तद्भव शब्द है, यानी तत्सम शब्द कौन सा है? अन्न। C ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही होगा। अन्न तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव रूप क्या होता है? अनाज होता है। इसी प्रकार अमावस का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा। आंक का जो है अंक हो जाएगा और तोंद का जो है तंदु जो है तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन और कारण दिए हुए हैं, इसका हमको परीक्षण करना है। तो किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी भाषा में जो उसके मूल शब्दों का प्रयोग होता है उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक प्रयोग है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी शब्द कैसे हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, यानी जो है कारण भी सही दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपस में जो है व्याख्या मेल नहीं खाती है, इसलिए इसका B ऑप्शन सही होगा। कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं, जैसा अभी हमने बताया। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? इसी मूल भाषा के शब्दों का जो विकृत स्वरूप होता है वो तद्भव कहलाता है। तीसरी तरह के शब्द जो है देशज शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जो है जिनकी उत्पत्ति जो है देश में ही होती है, यानी वो जो है स्थानीय स्तर पर उत्पन्न शब्द होते हैं। और विदेशी शब्द ऐसे शब्द जिसको हम अपनी भाषा में किसी न किसी विदेशी स्रोत से ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुत, तनय, आत्मज और तनुज, इसमें कौन सी मात्रा अगर जोड़ दी जाए तो जो नए शब्द बनेंगे वे सभी शब्द जो है इनके विपरीत शब्द, यानी इनके विलोम शब्द बन जाएंगे। तो इसमें जो है अगर हम आ की मात्रा जोड़ दें तो सुत से सुता बन जाएगा, तनय से तनया बन जाएगा, आत्मज से आत्मजा बन जाएगा और तनुज से तनुजा बन जाएगा। और ये लिंग के आधार पर जो है मूल शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बन जाएंगे। कुछ शब्दों में विपरीत शब्द जो है लिंग परिवर्तन के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे बेटा का बेटी हो जाता है।
इसी प्रकार सुत, आत्मज, तनय और तनुज ये सभी क्या हैं? ये सभी बेटा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम इसमें जो है आ की मात्रा जोड़ दें तो क्रमशः सुता, आत्मजा, तनया और तनुजा जो है बन जाएंगे, जो कि बेटी के पर्यायवाची शब्द होंगे और इनके विपरीत शब्द होंगे। कुसुमाकर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? फूल का है या बसंत का है या कोयल का है या कामदेव का है? तो कुसुमाकर किसका पर्यायवाची शब्द होगा? बसंत का पर्यायवाची शब्द जो है कुसुमाकर होगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हैं? ऋतुराज, मधु, मधुमास, पिकानंद, मदनमीत और कुसुमाकर ये सभी जो है बसंत के पर्यायवाची शब्द हैं। कूटनीतिज्ञ ये क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो कूटनीतिक विशेषण के लिए कौन सा वाक्यांश इसमें से प्रयुक्त होगा, यानी किसके जो है समान अर्थों में इसका प्रयोग किया जा सकता है? तो अशोक के समान, चंद्रगुप्त के समान या विश्वामित्र के समान या चाणक्य के समान। तो चाणक्य के समान जो होता है उसको जो है हम कूटनीतिक विशेषण से जो है उसकी उपमा करते हैं, यानी उसकी तुलना करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण जैसे कि सच्चा, झूठा, चमकीला, ताजा ये सभी क्या हैं? गुणवाचक हैं। चौकोर, देसी, गीला, सूखा, मोटा, हरा, वर्तमान, टेढ़ा ये सभी क्या है? किसी न किसी प्रकार से गुण का जो है बोध कराते हैं, इसलिए सभी गुणवाचक हैं। लेकिन यह, वह, ज्यादा और तिगुना ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। इनको कैसे हम वर्गीकृत करेंगे? तो यह और वह कैसे हैं? ये सार्वनामिक विशेषण है और ज़्यादा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और तिगुना शब्द जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें से हमको गलत युग्म को पहचानना है। कांति का अर्थ क्या होता है? कांति का अर्थ चमक होता है, ठीक है ये। क्रांति का मतलब जो है परिवर्तन होता है, तो पहला जो है ऑप्शन सही हो गया। फिर कोर का जो है क्या होता है? समानार्थी शब्द किनारा होता है और कौर का जो है ग्रास होता है। तो इस प्रकार से ना तो एक और ना ही दो जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी सभी जो है ऑप्शंस सही हैं। वह जिसके लक्षण, प्रकार आदि ना बताए जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वह जिसके लक्षण, प्रकार आदि ना बताया जा सके, क्या उसके लिए अनुकरणी का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपरिहार भी जो है उसका एक शब्द नहीं हो सकता है और अनुश्रुति भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अनिर्वचनीय। अनुकरणीय क्या होता है? वह जो अनुकरण करने योग्य हो। अपरिहार्य मतलब वह कारण जिसे टाला ना जा सके, और अनुश्रुति मतलब वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो। अगला प्रश्न देखेंगे, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दुर्दशा का विलोम क्या होगा? दशा होगा, इसलिए ए ऑप्शन ठीक है। उत्कर्ष और अपकर्ष जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। पराभव का जो है विलोम विभव होगा, लेकिन तृष्णा का जो है वृषा नहीं होगा। तृष्णा का विलोम क्या होगा? तृष्णा का विलोम जो है वितृष्णा होगा। अगला प्रश्न, जरा का विपरीत शब्द क्या है? तो जरा का जो है पहले हमको अर्थ पता होना चाहिए, यानी उसका समानार्थी भी पता होना चाहिए। तो जरा मतलब जो है बुढ़ापा होता है, तो उसका विपरीत शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? शैशव, यानी बालपन। जरा जिसका अर्थ बुढ़ापा होता है, इसका विपरीत अर्थ जो है शैशव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में से किस प्रकार की त्रुटि विद्यमान है? यानी जो है ये वाक्य त्रुटिपूर्ण है, लेकिन इसमें किस प्रकार की त्रुटि है? राम के वन गमन पर दशरथ विलाप करके रोने लगे। तो इसमें पदक्रम, पुनरावृत्ति, कारक संबंधी या वचन संबंधी किस प्रकार की त्रुटि है, हमको ये बताना है। तो हम इसको फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। राम के वन गमन पर दशरथ, अब यहाँ पर क्या है? विलाप। विलाप का अर्थ ही होता है रोना, और यहाँ पर रोना जो है अलग से प्रयोग किया गया है, यानी विलाप और रोना जो है दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है एक ही शब्द की, इसलिए जो है इसमें पुनरावृत्ति संबंधी त्रुटि विद्यमान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि हमको इसमें सही वाक्य जो नहीं है उसको पहचानना है। तो एक एक को देखते हैं। मोहन चित्र बना रहा है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। यह पुस्तक 100 रुपए की खरीदी है,
ये भी ठीक है। मोहन की आंख से आंसू बह रहे हैं, ये भी सब जो है वर्तनी की दृष्टि से वाक्य बिल्कुल ठीक है। राकेश नया पोशाक पहनकर आया है, तो इसमें क्या है, पोशाक क्या है, इसके साथ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है, तो इसके जगह नया की जगह नई शब्द का प्रयोग होना चाहिए। किस तरह से, राकेश नई पोशाक पहनकर आया है। अगला प्रश्न, अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमको लक्षद्वीप की स्थिति के बारे में और उसके जो कथन दिए हैं उसके बारे में विचार करना है, और कौन से सही हैं हमको ये बताना है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में है, ये हमारे प्रश्न वाले ही वाक्य में दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये लक्षद्वीप भारत का एक प्रवाल द्वीप है, यानी यहाँ पर जो है प्रवाल भित्तियाँ या कोरल द्वीप पाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लक्षद्वीप टापू या द्वीप भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो तीसरा कथन ही यहाँ पर गलत है। उत्तर पूर्व की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, दक्षिण पूर्व होना चाहिए था, यानी पहला और दूसरा कथन यहाँ पर ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है, ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, अतः कथन 1 व 2 सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। कुछ स्थल दिए हैं जहाँ पर नदियों का संगम होता है और किन नदियों का संगम होता है, तो हमको इन जोड़ों में बताना है कि कौन से गलत हैं, यानी किनका मिलान सही नहीं हुआ है। सबसे पहला क्या है, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देवप्रयाग में अलकनंदा व पिंडार नदियाँ मिलती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं, ये जो है बिल्कुल ठीक दिया हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा कि 2 व 3 जो है गलत हैं। अब इसमें क्या गलती है, कर्णप्रयाग में किसका किसका मिलन होता है, अलकनंदा और पिंडार का मिलन होता है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मिलन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जाइमोलॉजी ये विज्ञान की एक शाखा है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किण्वन यानी जो है फर्मेंटेशन, भूकंप या मृदा रहित कृषि का, या गतिशील द्रव का। तो जाइमोलॉजी में किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में इसके अंतर्गत भूकंप संबंधी अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसका कारण विस्तार व पूर्वानुमान संबंधी ज्ञान सम्मिलित है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये मृदा रहित कृषि की एक शाखा है, और हाइड्रो जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, यानी मृदा रहित कृषि, लेकिन जो कृषि जल में की जाती है, पानी में जो है पौधे को लगा दिया जाता है और उसमें मिट्टी नहीं डाली जाती है, और जो पोषक तत्व उसको जो है मिट्टी से मिलते हैं उसको डायरेक्टली जो है उस पानी में मिला दिया जाता है। अगला हाइड्रोडायनेमिक्स, तो हाइड्रोडायनेमिक्स में गतिशील द्रव्य के अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, यानी 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है, सही है या गलत हैं, और व्याख्या किस प्रकार की आपस में कर रहे हैं, इसके बारे में हमको निर्णय लेना है। तो पहला कथन या कथन क्या है, रेल की पटरियां अपने बक्रों पर बैक की गई होती हैं, बिल्कुल सही है, उनको मोड़ दिया जाता है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी कथन का कारण जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों ही सही हैं और उसका जो है व्याख्या भी आपस में सही है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त करने के लिए रेल की पटरियां अपने बक्रों पर बैक की गई होती हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल जो है जो केंद्र उन्मुख हो, यानी केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको हम अभिकेंद्रीय कहते हैं। इसका उल्टा होता है अपकेंद्रीय, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं।
वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत यानी केंद्र से बाहर की ओर परिधि की ओर होती है, वो अपकेंद्रीय बल कहलाती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है, ये सभी अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपने जो है मंत्रियों या मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है मंत्री या मंत्री परिषद का किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अनुच्छेद 75 में जो है इस तरह की सारी व्याख्या है, इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये इस उपबंध का समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा किया गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जो कि अनुच्छेद 75 में वर्णित है। इसके साथ ही मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये भी जो है अनुच्छेद 75 में ही दिया हुआ है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इस अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री बना नहीं रह सकता है। मंत्रियों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति में सम्मिलित प्रविलंबन शब्द का अर्थ क्या है? यानी उसमें कई सारी उसको न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं क्षमादान के संदर्भ में, तो इसमें प्रविलंबन का हमको अर्थ बताना है। तो किसी भी दंडादेश के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना जो है, ये प्रविलंबन के अंतर्गत आता है। क्योंकि प्रविलंबन को अगर आप जो है शाब्दिक अर्थों में देखें तो विलंबन का मतलब जो है किसी भी जो है दंड को विलंबित कर देना, उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा देना। प्रविलंबन का अर्थ है किसी दंडादेश विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना जो है क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। और दंड एक स्वरूप के स्थान पर अपेक्षाकृत सरल दंड दे देना जो है लघुकरण कहलाता है। ये सभी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब इसी तरह की शक्तियाँ जो है राज्यपाल के पास भी होती हैं राज्यों में, तो उसके बारे में देखते हैं। उसका वर्णन अनुच्छेद 161 में किया गया है। इसके अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के तहत किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। लेकिन अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति से संबंधित है और 161 जो राज्यपाल से संबंधित है, इसमें मुख्य अंतर क्या है? मृत्यु दंडादेश को पूर्ण क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि शेष शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। तो ये अंतर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल अगर चाहे तो वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ऐसा केवल जो है राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ आप समझते हैं कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियाँ। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? कृषि सम्मिलित है, निर्माण इसमें सम्मिलित नहीं है, बैंकिंग इसमें सम्मिलित नहीं है, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री इसमें सम्मिलित है, और मत्स्य पालन भी संबंधित है। तो इस तरह से 1, 4 और 5 यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक होगा। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन, इस तरह की सारी गतिविधियां आती हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो है इसमें निर्माण और विनिर्माण की जो है गतिविधियां आती हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं यानी सर्विस सेक्टर कहते हैं, इसमें व्यापार, बैंकिंग, संचार, परिवहन, बीमा, जायदाद और जितनी भी वैयक्तिक सेवाएं हैं, पर्सनल सर्विसेज हैं, ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। अगला प्रश्न,
अर्थशास्त्र के संबंध में यह परिभाषा किसकी है? अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। तो ये प्रसिद्ध परिभाषा किस अर्थशास्त्री की दी हुई है? तो ये जो है परिभाषा दी गई है J.S. मिल के द्वारा। कुछ अन्य परिभाषाएं भी जो अर्थशास्त्र में बहुत पॉपुलर हैं, प्रायः परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कई बार पूछा गया है वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में, इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी इंग्लिश में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बनाया था। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना था और इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनको पूरा करने के साधन जो है बहुत ही सीमित हैं। एक आधुनिक अर्थशास्त्री हैं सैमुअलसन साहब। इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का अर्थशास्त्र यानी साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। और आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर्य जो कि भारतीय हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थ मेघा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें पुस्तकों के नाम भी दिए हैं। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, माउस का आविष्कार, माउस यानी कंप्यूटर वाला माउस, इसका आविष्कार 1977 में किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस सी इंजलवर्टर के द्वारा। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ये आप जानते हैं, और इसका आविष्कार 1977 में डगलस सी एंजलवर्टर ने किया था। अगला प्रश्न, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर भी जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड एक जो है शब्द है। इसका पूरा रूप क्या है? तो ओसीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खनिज नीति 2019 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो कथन दिए हुए हैं खनिज नीति के बारे में। जो लेटेस्ट खनिज नीति है 2019 की, उसमें कौन से सही हैं ये हमको बताना है। तो पहला कथन देखते हैं, इसके अनुसार अगले 7 वर्षों में प्रमुख खनिजों के उत्पादन में 200% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा जो है खनिज नीति में लक्ष्य बनाया गया है। इसके अनुसार अगले 7 वर्षों में खनिज क्षेत्र के व्यापार घाटे में 75% की कटौती किया जाना भी प्रस्तावित है। ये कथन जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर 75% की कटौती की जगह कितनी कटौती प्रस्तावित है? 50%। इसलिए जो है केवल एक ऑप्शन जो है इसमें सही है, यानी ए जो है इसमें सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 नाभिकीय हथियार संपन्न देश कौन से हैं? यानी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन जो है इन 3 देशों में है, वो कौन से 3 देश हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, रूस, अमेरिका और फ्रांस। विश्व के 3 नाभिकीय हथियार संपन्न देश क्रमशः रूस, अमेरिका व फ्रांस हैं। इसके बाद चाइना और उसके बाद पाकिस्तान भी आता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर लोथल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन से सही हैं हमको ये बताना है। तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही कथन है ये। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। तीसरा कथन पढ़ते हैं, इस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी। तो तीनों ही कथन जो है बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ अन्य जो है प्राचीन स्थलों के बारे में देखते हैं। मेहरगढ़, ये क्या है? एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यह पहला ऐसा गांव था जहां 5000 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के संक्रमण को देखा गया। इस तरह का एक प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर पूर्वी बलूचिस्तान का मेहरगढ़ ग्रामीण संस्कृतियों वाला पहला गांव था। यहां से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोथल के बारे में हमने पढ़ा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड,
फारस की मुहरें, धान एवं बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र और 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्त्री पुरुष समाधान के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज 1921 में हुई थी। इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। यहाँ से अन्नागार, कब्रिस्तान R37, श्रमिकों के आवास, धोती पहने हुए मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ईंटों के वक्राकार चबूतरे, कांसे का एक्का व दर्पण और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई थीं। यहाँ के मोहरों पर एक श्रृंगी पशुओं के चित्र का अंकन किया गया है। रोपड़ ये पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। यहाँ से संस्कृति के 5 चरण प्राप्त होते हैं। यहाँ शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है उसमें से वासुदेव का वर्णन मिलता है। साथ ही में हम कई सारे अन्य अभिलेखों को भी देखेंगे। तो हेलियोडोरस तक्षशिला के शासक एंटिलोक्युस का जो है राजदूत था, जिसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। नानाघाट अभिलेख ये सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान दिया था, जिसका पहला अभिलेखी साक्ष्य जो है नानाघाट अभिलेख से मिलता है। अयोध्या अभिलेख पुष्पमित्र संघ के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्पमित्र संघ ने 2 अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किए थे। गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था और चंद्रगुप्त की पश्चिमी भारत की विजय के दौरान पुष्यगुप्त यहाँ का जो है गवर्नर या राज्यपाल था। नासिक अभिलेख भी पूछा जा चुका है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक के समीप वेणाकटक नगर बसाया था। इसकी उपलब्धियों का वर्णन गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख है, ये अभिलेख नहीं, ये शिलालेख है। इसका संबंध जो है शक क्षत्रप रुद्रादमन से है। ये भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख, जो 150-151 ईस्वी के लगभग का है, उत्कीर्ण करवाया। और इस अभिलेख में रुद्रदामन ने सातवाहन नरेश दक्षिणापथ स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसको भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक भी कहा जाता है, को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य इस अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको पता होगा। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले भी हैं। तो ये मंडल कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, बरेली मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर मंडल। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये गुजरात में है। अगला प्रश्न, 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? यानी इसका जो प्रदर्शन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष में भारत का जो पहला उद्यम है मंगलयान मिशन के माध्यम से, उसको जो है ये दर्शाता है। 2000 के नोट पर छपा मंगलयान भारत का पहला मंगल उद्यम है। यह इसरो का मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में बेंगलुरु यानी कर्नाटक राज्य में की गई थी। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? के सिवन है। भारत में नोटों सिक्कों के निर्गमन का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। 1 रुपये तक की जो मुद्रा होती है, जहां वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर के द्वारा जारी कर दी जाती है, वहीं पर उसके ऊपर की मुद्राएं रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षरोपरांत जारी की जाती हैं। अब बहुत सारे जो नए नोट हैं उनके जो है उनका कलर पूछा जा सकता है, उन पे क्या प्रतीक बने हैं ये पूछा जा सकता है। तो 2000 का जो नोट है ये हल्का गुलाबी रंग का है और इस पर मंगलयान बना हुआ है। 500 का जो नोट है ये भूरे रंग का नोट है और उस पर लाल किला बना हुआ है।
200 के नोट जो है ये चटक पीले रंग का है और इस पे सांची का स्तूप बना हुआ है। 100 के नोट जो है नीला जामुनी रंग का है और इसमें रानी की वाव बना हुआ है। 50 रुपए का नोट जो है हल्का हरा है, इस पे हम्पी का मंदिर है। 20 रुपए का नोट ये हल्के पीले रंग का है, एलोरा की गुफाएं इस पे बनी हैं। और 10 रुपए के नोट पे चॉकलेटी भूरे रंग का जो है इस पे सूर्ण मंदिर जो कि कोणार्क में है उसका अंकन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है? काफ़ी फेमस पुस्तक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। विकल्प में एक पुस्तक और दी हुई है, द अनसीन इंदिरा गांधी। ये पुस्तक जो है केपी माथुर के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इस तरह से आज के हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।